चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधाया, कमरे में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छाती होगी एकदम यकीन नहीं हुआ। भांग को लोग चीलम में रखकर राजस्थान में जाएंगे, हुक्का वुक्का पीते हैं, ज़्यादा नशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह बात सोचकर चोर परेशान हो उठा। तो माँ जी बोली, भाई जल्दी कर भाई। कभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। तो पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सब कहा गया, मैं तो चोर हूँ। तो माँ क्या बोल रही, माँ जी ने कहा, हुआ करे प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े छान कर भरियो। तो चोर क्या कहता है कि आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? तो बोला, कहा ना रगड़ कर धो लीजियो। सब नाच गाने लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। कितनी बड़ी बात कह दी कि तुम्हारे सिवा और भगवान के सिवा यहाँ पर कौन है, तो तुमसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी। चोर असमंजस में पड़ गया। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया, मन घबराया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार जो थे उन्होंने उसको धर दबोचा, कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और बोला, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ और बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर और चाहे खेती। इतनी सी बात कहने पर सोचिए, इतनी बड़ी बात है कि बेटा से हम दोनों लोग ही पानी पी लिए हैं, ताकि तुम मेरे बेटे हो गए, तुम चाहे चोरी करो और चाहे खेती करो, ये तुम्हारे ऊपर है। बेटा बेचारा किस लायक रहा होगा, अंदाजा लगा सकते हैं आप बात सुनकर। इसलिए उसने सो रोमांचक धंधा यानी चोरी का धंधा छोड़कर वो खेती करने लगा। सालों साल लगा रहा खेती में। जब मैंने उसे देखा तो वो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा देखकर जब देखते हैं उसको। तो अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सर की बुढ़ियों के बीच में मैं अच्छी तरह फंस गए थे, माँ और दादी के बीच में। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं मुझे, और दूसरी नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नामानी रही। यानी कि लेखका पर नानी का भी प्रभाव पड़ा, दादी का भी प्रभाव पड़ा, और दोनों के बीच में ये रही है। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर उनके व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा, जो आगे चलकर देखने को मिलता है। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो उस दुर्योग में से मैं बीमार थी, लेखका बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। टाइफाइड की इलाज इस समय संभव है, लेकिन उस समय इलाज आज़ादी के समय नहीं था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की, भाग लेने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर जो थे अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे। इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी सार गए। लेखका लिखती कि मैं बदस्तूर लगातार रोती कलपती रही, पर क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तो तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तब आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारम जो उपन्यास पकड़ा गए। एक ब्रदर्स कारम जो उपन्यास है, इसके प्रसिद्ध लेखक जो है प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार दास्तोवस्की हैं, उसी का जिक्र यहाँ पर किया गया है। किताबें पढ़ने का मुझे मिराग था। मिराग का होता है मानसिक रोग, यानी किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था मुझे। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के सभी प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो मैं रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब पढ़ ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करे या कोई और काम पकड़ो। यानी उस ब्रदर्स कामारोज की बुक पढ़ने में इतनी अपने आप को उसके अंदर भीतर घुस गई थी, उसे
निकलने को कभी बाहर नहीं, इतना तल्लीन हो गई थी, इतना इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ रही थी कि रोना धोना तो भूल गई थी। कि तो किताब इतने बार पढ़ी, लेकिन लिखती हैं कि इतना बार पढ़ने के बाद सभी पाठ आपस में गड़बड़ हो गए, यानी इतना बार उसको पढ़ी कि सभी एक दूसरे से मिलजुल गए। क्योंकि वो लिखती हैं कि कितनी पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, लेकिन उस कहानी का इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा। पर इतना विश्वास से कह सकते हो कि उसका एक अध्याय जो लिखती हैं, जिक्र करती है कि एक अध्याय जो बच्चों को होने वाले अत्याचार अनाचार का था, मुझे पहली बार में ही कंठस्थ हो गई, याद हो गई। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, कठपुतला उपन्यास जिन्होंने लिखा था, उसके कई अंश उसमें बच्चों को किए जाने वाले अत्याचार पर ही आधारित हैं। और हमारे भारतीय संविधान में भी बच्चों पर होने वाले अत्याचार के बारे में भी कानून बनाए गए हैं। माँ जी की मन्नत का असर रहा हो कि मैं नहीं, मेरी चारों बहनें, अभी हमने बताया 5 लड़कियाँ हुई थी, तो लेखिका और उसकी 4 बहनें लिखती कि मैं नहीं, चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा को बरकरार रखते हुए लेखिका लिख पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजू भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का नाम मंजू। जब लेखिका के रूप में उनका अवतार हुआ तो नाम पड़ गया मंजू भगत। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया, अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़ी नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, यानी लेखिका घर का नाम उमा, बाहर का नाम मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। उस समय एक आंदोलन चला था नारीवाद, जो नारियों के अधिकार को लेकर संघर्ष कर रहा था, उसका प्रभाव लेखिका पर पड़ा था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी नारीवाद में चला था कि शादी के बाद नाम न बदले। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतने पोंगापंथी घरघुसू क्यों नहीं बदला, नाम क्यों नहीं बदला। हमारे पास ऐसा कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। यानी नाम क्यों बदला, इसका जवाब वो नहीं दे पाए, आज भी उनके पास इसका जवाब नहीं मिल पाता है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व को नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिता से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटी से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। और समझिए इस घर में 5 बेटियां हों, अलग अलग नाम रख दिए हों, घर पर कुछ और बाहर कुछ और, तो लोग तमाम बातें तो कहते भी हैं। इस तरह उस समाज में भी लेखिका के पिताजी के साथ भी तमाम बातें होती रही होंगी। उनका कहना है, फिर मुझसे छोटी बहन, घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। उनसे जो छोटी बहन थी उनका नाम घर में गौरी था, बाहर का नाम चित्रा था। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर उसके बाद जब 4थी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बातें जमाने की सुन रखी थी कि उनका एक ही नाम रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक मेरा लेखिका लिखती कि मेरा भाई हुआ जिसका नाम राजीव रखा गया। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही और अचला राजीव की उसमें जा पहुंचे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखती हुई अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। यानी जो उनकी छोटी बहन जो थी अचला अंग्रेजी में लिखती थी और जो छोटे भाई राजीव थे 5 बहनों में सबसे छोटे, वह हिंदी में लिखते थे। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। यानी देखिए कितनी बड़ी बात है कि 4 बहनें लिखती थी और उनके खानदान पढ़ता था। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में
मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से दो चार नहीं होना पड़ता। यानी कि हिंदी में लिखते थे, हिंदी में धीरे धीरे लोग समझने लगे, कुछ घर में भी लोग पढ़ने लगे, तो हिंदी के शब्द जो प्रयोग करते थे तो घर के लोगों को समझने में परेशानी में हुई। कभी इस बात को लेकर जिक्र नहीं हुआ, चर्चा नहीं हुआ, डिस्कस नहीं हुआ कि आप क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, क्या कर रही हैं, यानी कोई परेशानी उनको नहीं हुई। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजे धरती पाई और लेखक नहीं बनी। यानी कि किसकी मंजुल भगत की बात की जा रही है, जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घूमता, सांस लेने की जरूरत नहीं जाता है, पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेख का बहने जो थी वो सवा शेर, यानी ये अपने बारे में कहती है, हम लोग शेर थे तो हमारी जो गैर लेख का बहने थी, जो लेखन का कार्य नहीं करती थी, वो सवा शेर थी, हमसे भी कई गुना ज़्यादा थी, हम लोगों से बढ़कर। चौथे नंबर वाले रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती थी। उसका कहना था कि हम थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठ कर तय नहीं करेंगे, ये सामंतशाही का प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है, मैं पैदल जाऊँगी भले मुझे गर्मी होगी। और वह अपनी बात की इतनी जिद्दी थी कि वह स्कूल से घर पैदल उस गर्मी भरी दोपहरी गर्मी में पैदल आते थे, जिसके वो गाड़ी लेने जाते थे। उसके सोचिए कि कितनी स्वाभिमानी लड़की थी, जो शायद पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी, पिता के प्यार दुलार का भी उस पर असर पड़ा था, और उसे खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। फारिग होता है धीरे धीरे, यानी कार्य से मतलब निवृत्त हो जाना, कार्य को कंप्लीट कर लेना, पूरा कर लेना। तो जो रसोईया था वो भी सोचता जल्दी जल्दी खाना बना दे, सब लोग खा पी लें और अपने कार्य सब निवृत्त हो जाए, खाली हो जाए। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी उड़ते घूमते जब देखते थे कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है, रेणु पसीने में पीछे धीरे धीरे तर बतर खरमा खरमा यानी धीरे धीरे चली आ रही है, तो उनको भी थोड़ा गुस्सा आता होगा और अफसोस भी आता होगा। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल मिथिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था। जो मोटरसाइकिल जवान सवार एक जवान आया था, वो आकर उनके हाथ में दे गया था, पड़ोस में उनका रुतबा बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर BA बैचलर ऑफ आर्ट्स करने गई, इम्तिहान देने की बारी तो बढ़ गई। पहले मुझे समझा BA करना क्यों जरूरी है, तो मैं इम्तिहान दूंगी अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, यानी तुम BA कर लोगी तो नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत देखेंगे। आज के ज़माने में संभव नहीं है, वगैरह वगैरह तमाम तर्क दिए गए। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा मंजुला भगत को, न रेणु को, न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी उत्तर का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप काम आता रहा। कहा BA करो क्योंकि मैं कर रहा हूँ, करो। रेणु ने BA कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए। यानी रेणु की बात हो तो रेणु ने BA तो कर लिया, लेकिन मन अपने पसंद से नहीं, कि केवल पिताजी की इच्छा को रखने के लिए। वो भी पास होने लायक नंबर, केवल पास हो गई थी। सच बोलने में वह अपने माँ से भी 2 कदम आगे थी। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोग कहाँ शायद रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वो कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। और समझ सकते हैं कि कोई अगर इत्र देने तक करता है मुझे नहीं चाहिए, मैं तो रोज नहाते हैं, यानी कि इत्र उनको चाहिए, तो लोग नहीं नहाते क्योंकि उनके शरीर से बदबू आएगी तो इत्र लगाएंगे। तो समझ सकते देने वालों में क्या बीत रही होगी। तीसरे नंबर पर चित्रा आती है। चित्रा वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दूसरों को पढ़ाने में वो दिलचस्पी रखती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके नंबर कम आते थे, अंक कम आते थे, और दूसरे उसके शागिर्द जो उससे पढ़ते थे उन लोग को ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त
मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। अपनी बहुत जिद्दी थी, उसने एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं इसी लड़के से शादी करूँगी तो उसी से करेगी। उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बता दिया था मैं जो सोच लेती हूँ वो कराता है, तो उसने बात आगे खींची रही, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। यानी पहली बार देखा और पहली नज़र में उसको पसंद आ गया, उसने ऐलान कर दिया कि मैं इसी से शादी करूँगी। ऐसी साहसी महिला वो थी। आज के ज़माने में ऐसी साहसी महिलाएं देखने को बहुत कम मिलती हैं। हमने सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता कहाँ मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे भी पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा लगा नहीं और मंजूर और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही उसको भी लेखन का रूप लग गया, लेखन का कार्य करने लगी। एक बात हमें एक से रही, घर बार को परंपरागत तरीके से भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी न हो, शादी एक बार की और उसे कायम रखा। चाहे तलाक लगाकर खड़ी चली हो, पर कगार तो डूबी नहीं। शायद इसलिए जैसे मैंने अपने पहले उपन्यास में निकाला था, हम सभी विश्वास करते हैं कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। यानी यहाँ तलाक की बात करें, हमारे भारतीय समाज में तलाक की परंपरा, तलाक के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर हम इंडिया के समाज को देखने का प्रयास करेंगे, बड़े शहरों की तरफ अगर रुख करेंगे तो हमारे अदालतों में बहुत सारे केसेज ऐसे मिलेंगे जहाँ तलाक की अर्जी दी गई है। यानी हायर सोसाइटी, जो उच्च समाज है, पढ़े लिखे जहाँ लोग ज़्यादा है, वहाँ तलाक के मामले ज़्यादा आने लगे हैं। यहाँ तक कि अपने उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर, जो नवाबों का शहर है, परंपरागत शहर है, ट्रेडिशनल शहर है, वहाँ पर भी लाखों केस अदालत में पड़े हुए हैं। तो सोचने वाली बात है कि हमारा समाज, पढ़ा लिखा समाज किस दिशा की ओर अग्रसर है और हम पढ़ लिख कर किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि लेखिका और उनकी बहनों में ऐसी बात कुछ देखने को नहीं मिलती हैं। शादी के बाद मैं बिहार के छोटे लेखिका लिखती हैं कि शादी के बाद वो बिहार के छोटे कस्बे डालमिया नगर, एक शहर भी है, बहुत अच्छा साफ सुथरा शहर भी डालमिया नगर में वो जाकर रही, जहाँ मर्द और औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दरबों में बैठते थे। यानी कि वहाँ पर जो बैठने का जो रिवाज था, ठीक है ना, तो अलग अलग बैठने का रिवाज था। लेकिन वो लिखते हैं कि मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने का शौकीन रही थी। मैंने उनके चरण से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्होंने महिलाओं को गैर मर्दों के साथ अभिनय करने के लिए उन्होंने मना लिया। उन्होंने लिखते हैं कि 4 साल तक हम लोगों ने वहाँ नाटक किया। अकाल राहत कोष जो बिहार सरकार ने बनाया था, उसमें उन्होंने उसके माध्यम से जो भी पैसा कलेक्ट किया गया, इकट्ठा किया गया, उसको अकाल राहत कोष में दान दे दिया गया। भारत का एकमात्र ऐसा मतलब राज्य है बिहार, जहाँ हर साल बाढ़ आता है, लाखों एकड़ फसल डूब जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। इस साल भी आई हुई है, इस समय भी वैसे ही बाढ़ आई हुई है और हर साल लाखों लोग बंधे पर बांध पा कर रहते हैं, बहुत कठिनाई से जीवन यापन करते हैं। तो उनके लिए भी मदद अगर कोई करता है तो ये काबिल तारीफ है। लेखिका लिखती हैं कि वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे, कर्नाटक का छोटा कस्बा बागलकोट में पहुँच गए। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। लेखिका लिखती है कि मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र में पहुँच गए थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर उन्होंने वहाँ के बिशप से प्रार्थना की, कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा कि क्योंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपनी इसरार जारी रखी।
आप भी हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलेगा। एक दिन की भी गारंटी हम लोग किसी के नहीं ले सकते हैं, लेकिन बिशप ने लेखा से कहा कि आप 100 साल तक का वादा करेंगे, 100 साल तक स्कूल चलाएंगे, 100 साल तक हम जिए ना, लेकिन 100 साल का वादा कैसे कर सकते हैं? आज तो लोग वादा कर देते हैं, कल टूट जाता है। समझ रहे हैं कि वादे तोड़ने में लोग आजकल के आगे हैं, लेकिन लेखा ने कुछ ऐसा वादा, देखो क्या करते हैं, वे गुस्सा खा के बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चे के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। यानी 100 साल वादा करने के लिए वो कैसे कर सकते थे, इसलिए वो गुस्सा हो गए। वो बोले कि ये आपके बच्चों की समस्या, मेरी समस्या नहीं है। बात कड़वी थी, पर 100% सत्य। अब 70-80 साल जी रहे हैं तो 100 साल का वादा हम कैसे कर सकते हैं? कोई जरूरी नहीं कि आज हम स्कूल चला रहे हैं, कल आने वाले हमारे बच्चे भी स्कूल को रनिंग करेंगे, चलाएंगे। तो हम दूसरे के लिए, दूसरों के भरोसे कैसे वादा कर सकते हैं? सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैं तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उन्हें मान्यता भी दिलवाएगी। वहाँ के अनेक मेहनती और जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके सहयोग से उन्होंने अपने व्रत को, यानी प्राइमरी स्कूल खोलने का व्रत जो ले रखा था उसको पूरा किया। उनके बच्चे पढ़े, बाद में अन्य अफसरों के बच्चे भी उस स्कूल से पढ़ के अलग अलग शहरों के प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय जो उस जमाने की कही जाएगी। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए